जो वफा आपने अपने भाई के साथ निभाई है, 21 अक्टूबर आपकी उन वफाओं की समर का दिन है। पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। 14 महीने हमारे साथ गुजारे हुए 2 महीने हो गए। 2 महीने में उनको पता लगा है कि हम देयर इज अ फिक्स्ड मैच। एक पार्टी को क्रश करने के लिए सारे इदारे लगे हुए हैं। हमसे बेहतर, हमसे अच्छा हल है तो वो हल बताए। जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी के लिए उड़ान तो भर ली है। बड़ी चहमुगोइयां हो रही थी कि वो पाकिस्तान शायद तशरीफ नहीं लाएंगे, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। बड़े फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की इस वक्त तैयारियां हो रही हैं। मीनार पाकिस्तान पे वो जलसा भी करेंगे। कुछ कहा जा रहा है कि पहले इस्लामाबाद लैंड करेंगे और उसके बाद लाहौर जाएंगे। इस जलसे के हवाले से कहा जा रहा है बड़ी तादाद में इंतज़ामिया की मदद भी उनके साथ शामिल है। तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए का एक तखमीना भी इस जलसे के हवाले से लगाया गया है कि जो एक खर्च आ रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब पे फिजा से फूल भी निछावर किए जाएंगे और उनकी पाकिस्तान वापसी से पहले अदलिया ने उनको एक बड़ा क्विक जो है एक तरह से रिलीफ दिया या एक तरह से सहूलत उनको अता की और एक उनकी पिटिशन गई और जिस पे जल्द से जल्द फैसला आया। शायद अदालती तारीख में इतना जल्दी कोई फैसला किसी भी हिफाजती ज़मानत के हवाले से सामने नहीं आया। 420 सेकंड में 7 मिनट में अदालत की जानिब से ये फैसला आना, ना नैब ने कोई इस पे इस्तफसार किया, ना उन्होंने कोई हर्डल डाली। और दूसरी जानिब से ये जब फैसला आता है तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है क्योंकि बायोमेट्रिक का मामला था, वो भी उठाया गया और अदलिया ने एक तरह से रिलीफ भी दे दिया। बहरहाल देखते हैं जो PDM की 16 महीने की कारकर्दगी है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब उसका ये बोझ उठा सकेंगे या नहीं, और क्या वो नई बात करेंगे। क्योंकि लंदन से पहले जब उनकी अनाउंसमेंट हुई थी पाकिस्तान आने के लिए तो एक बयानिया उन्होंने दिया था कि जो जजेस हैं और जर्नैल हैं इनका एहतसाब होना चाहिए। वो सुनते हैं उनका बयान और उस पर आगे बात करते हैं। मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं, उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिर निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी पर कहानियां कंटिन्यू करेंगे या वो कोई नई बात करेंगे। और जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा एंटी स्टैब्लिशमेंट जो बयानिए की बात करती रही माजी में कि वाकई क्या इस वक्त नून लीग की स्टैब्लिशमेंट हो गई है, माजी में वो क्या कहती नहीं आपको दिखाते हैं। वो रास्ता बहुत आसान है, उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। वो मुझे भी आता है। जी नाज़रीन, आपने सुना मरियम नवाज शरीफ माजी में क्या कहती रही। और चलें हम आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। दूसरी जानिब अडयाला जेल की एक असीर की बात करते हैं। उन पे लगता है शिकंजा इस वक्त सख्त कर दिया गया है। कुछ अपनों ने ही जुल्म ढा दिया। उस्मान डार की बात करते हैं, फ़ारूक हबीब की, सदाकत अब्बासी की, जिस तरीके से वो मीडिया के सामने आए उन पर भी सवालात उठ रहे हैं। और क्या वाकई चेयरमैन PTI की जो कानूनी मुश्किलात हैं उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। और क्या वाकई जैसे मरियम नवाज कहती थी कि तराजू के दोनों पलड़े जब बराबर होंगे तो फिर इलेक्शन भी होगा, मियां नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे। तो क्या वाकई ही तराजू के दोनों पलड़े इस वक्त बराबर हो गए हैं। एक जमात के कहा जा रहा है कि हाथ पैर बांध दिए गए हैं और दूसरी जमात को एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया गया। और क्या इस सूरत हाल में, इस तनाजुर में पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और अगर होते हैं तो कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवालिया निशान उठेगा। क्योंकि माजी की जब अगर हम बातें कहते हैं तो अब लगता नहीं है कि मट्टी पाव वाली पॉलिसी आगे मज़ीद चलेगी और पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो खासी तल्ख है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का चर्चा है और इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा है, साबिक फाकी वज़ीर भी रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको वेलकम कहते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। जो मियां साहब की कल वापसी है पाकिस्तान और बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, 4 हफ्तों के लिए गए थे, 4 साल लगा दिए, बिल आखिर इतनी देर क्यों कर दी उन्होंने? पहली बात तो यह कि अदालत की इजाजत से गए थे, अदालत की इजाजत से आएंगे, लेकिन ये वो अदालतें हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर नाहक और नाइंसाफी के बेशुमार फैसले किए हैं। अब वो लोग जिनका ये इसरार है कि जी अब जो है ये देखें
रिलीफ क्यों मिला है? ये रिलीफ नहीं है, अंग्रेजी का लफ्ज है रीड्रेस है। अनायत नहीं हो रही, अजाला हो रहा है। अच्छा। नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी का। तो लिहाजा वो जो सारे फैसले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था डिस्क्वालिफिकेशन का, उसके बाद फिर जज अरशद मलिक का जो फैसला था, ये सारे फैसले जो हैं ये बहुत ही मशकूक और नाहक और नाइंसाफी पर मबनी है। उसकी आज अब वो वापस आ रहे हैं, उन्होंने अदालत से ही रुजू किया है, उन्होंने अदालत से ही इजाजत ली है। तो अगर वो वापस आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान और आइन और कानून की हाकमियत को तस्लीम करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ मैं जरूर आपके नाजरीन के सामने रख दूं कि अभी तो हमने एक साबिक वजीर आजम जो जेल में है, वो तो आपको मालूम है कि 40-40 पेशियां थी, तो पेशियों में से 3 में जाते थे वो। अच्छा। यहाँ नवाज शरीफ ने सिर्फ एक केस में 250 पेशियां जाती तौर पर भुगती हैं। ठीक। कोई शोर नहीं डाला, कोई ये नहीं कहा कि जी मैं तोड़ दूंगा दरवाजे। ये तो दरवाजे भी तोड़ते थे, जजों को हरासा भी करते थे। और अब मैं इस पे भी हैरान हूं कि जिन लोगों ने एक वक्त में 17 हिफाजती जमानतें जो हैं उनका लुत्फ उठाया है, वो किस तरह हिफाजती इमानत के ऊपर कोई एतराज कर सकता है? लेकिन बहरहाल ये सियासत है, यहाँ कि मुख्तलिफ जहते हैं वो सामने रहेंगी। पाकिस्तान की सियासत है और उसमें ऐसे ही है कि अदालतें, आप भी जैसे बात करें, रिलीफ भी देती हैं। और अभी आपने कहा अदालत अजाला कर रही है, क्या वाकई अदालतें अजाला कर सकती हैं? ऐसा होता है? क्योंकि वो तो कहते हैं जी हम तो आइन और कानून के मुताबिक, जो हमारे सामने प्रोसिक्यूशन होती है, आइन होता है, उसके मुताबिक हम फैसला करते हैं। जी, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक तारीखी जुमला लिखा था जब उन्होंने ज्यादा देर नहीं गुजरी, अभी कुछ 1.25 साल पहले पंजाब असेंबली के वोटिंग केस में अपना फैसला उल्टाया था पिछला। और उल्टाते वक्त उन्होंने ये लिखा कि अगर जज को ये समझ आए कि उससे गलती हो गई है तो उसके पास कोई रास्ता होना चाहिए उसको दुरुस्त करने का। अच्छा। उन्होंने अपनी गलती को दुरुस्त करते करते हमारी पंजाब की हुकूमत उल्ट दी, इसकी बुनियाद पर फिर सारा ये तलपट हुआ मामला। लेकिन अदलिया के पास से ये हमेशा रास्ता होता है कि अगर उन्होंने कोई खराबी की है तो वो उसको दुरुस्त करें। जिस तरह अगर आपको याद होगा कि 200 केस में जो 1958 में जिसमें नजरिया जरूरत सामने आया, उसको फिर अदालत ने आकर बहुत सालों के बाद आसमा जिलानी केस में उसको उन्होंने खत्म किया कि जी वो फैसला दुरुस्त नहीं था। और फिर जो फैसला जफर अली शाह के केस में हुआ सन 2000 में, जिसमें एक फौजी आमिर को इजाजत दे दी गई कि वो आइन भी बदल ले, उसको फिर 9 साल बाद उल्टा फिर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के केस में। तो लिहाजा अदालतों के पास एक रास्ता मौजूद होता है कि अगर उनसे गलत फैसला हुआ और यहाँ वाज़े तौर पर गलत फैसला हुआ तो उसको वो दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं कि 4 साल बाद आ रहे और 7 मिनट में जो है इतने क्विक रिलीफ मिल गया और जल्दी फैसला हो गया। वो तो चले एक अलग डिबेट है। पीपल्स पार्टी क्यों नाराज है? मैं फिर कहूंगा जिन्होंने एक वक्त, देखिए एक दिन ऐसा आया था कि साबिक वजीर आजम जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनको एक दिन में लाहौर हाई कोर्ट ने 9 जमानतें दी। अच्छा। तो फिर वो कौन किस तरह एतराज कर सकते? 9 एक दिन में 9 प्रोटेक्टिव बेल्स वर अप्रूव। तो लिहाजा वो मेहरबानी फरमाएं, वो ठीक है जरूर करें, उन्होंने इख्तलाफ करना करें, लेकिन पहले जरा आप अपने दामन में भी झांक लें कि जिन लोगों ने 9 हिफाजती जमानतें एक दिन में ली हों वो एक हिफाजती जमानत के ऊपर एतराज करने के काबिल नहीं। आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी क्यों नाराज है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुल के कहा कि एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन का इल्तवा किया गया, और दूसरी जाने वो साथ वो ये बात कर रहे हैं कि 16 महीनों में ये चीजें सामने आई कि लंदन से बैठ के फैसले होते। बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, हालांकि आपके इत्तेहादी थे। ऐसा क्यों कहा गया? इसमें 2 बातें जी। एक तो जब तक वो पीडीएम की 15 जमातों की हुकूमत कायम थी, हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मिसाली ताउन और इत्तेफाक देखने में मिला। चूंकि पार्लियामान में भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, फिर काबीना में भी मैं मौजूद था, मेरी आंखों से देखा है। जी जी। एक बहुत अच्छा वहाँ कभी भी कम इख्तलाफ हुआ है, लेकिन बहरहाल फैसला जो है वो मुतफिका तौर पर हुआ है। लेकिन अब गालिबन उनकी जो कि सियासी जरूरत है, हम सब ने अपनी अपनी पार्टी के साथ इंतखाबात में जाना है, तो लिहाजा वो अंग्रेजी में कहते हैं वो हमारे और अपने दरमियान एक फासला पैदा कर रहे हैं ताकि अवाम को एज एन ऑल्टरनेटिव के तौर पे सामने उनके सामने आ सके।
देखिए खुल के कोई गिला शिकवा नहीं है, आपको लग नहीं रहा कि वो खुल के शायद कह रहे हैं या वैसे ही गैलरी से प्ले करने की कोशिश हो रही है? देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि उनको उनकी एक सियासी जरूरत है। बेहतर तो जवाब वही देंगे, लेकिन उनकी सियासी जरूरत है। और मेरी उनसे अदब से ये अर्ज है कि मियां नवाज शरीफ की कल जो इंशाल्लाह वापसी है, इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। चले इंशाल्लाह, आप कह रहे हैं इंतखाबात होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि सियासी गुंजाइश निकाली जाए, सियासी गुंजाइश की वो बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो किस तरह से वो बात कर रहे हैं? वो ये बार बार भी कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मेरे जो मुखालिफ है, जो मेरा बदतरीन मुखालिफ है, वो उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो ये तरीका कार ठीक नहीं है। तो ये जो सियासी गुंजाइश की बात है, तो वाज़ेह इशारा तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब लग रहा है। ये गुंजाइश तो जो 15 जमातों की हुकूमत थी उसमें हमने दी पीटीआई को। हमारे पास मौका था बतौर बाकी हुकूमत के हम कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करते कि ये जमात है, इसने 9 मई का वाकया किया है, इनको कालअदम करार दिया जाए। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने टीएलपी के बारे में रेफरेंस फाइल किया, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया क्योंकि हम जमहूरी जमातें और चाहते हैं कि सब जमातों को जगह मिले और स्पेस मिले ताकि वो अपनी सियासत कर सकें और अवाम के सामने जा सकें। तो ये जो मफाहमत है ये तो सियासत का हिस्सा है। जो सबके शहरी और आईनी हकूक हैं, जो हम कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के भी जो सियासी और आईनी हकूक हैं, जिन्हें इस सदी के जो 4 इलेक्शन उनमें से 3 में जबरदस्ती इलेक्शन से बाहर रखा गया था, वो हकूक उनको मिलने चाहिए कि वो इस दफा का इंतखाब लड़ सकें। तो हम चाहते हैं कि ये स्पेस है, लेकिन तरीके इंसाफ तक तो स्पेस हो सकता है। लेकिन जहां तक 9 मई का वाकया है, जहां तक साइफर में अमानत में खयानत का मामला है, जहां तक 2021 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दोबारा पाकिस्तान में वापस लाने का जो इशू है, उसके ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अभी जवाब देने। अच्छा चले, वो तो जाहिर बात है अदालती मामलात है, उस पर वो जो भी जवाब देते हैं। ये जो मियां नवाज शरीफ सब कल वापस आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो जो उन्होंने लंदन से एक दिन पहले बयानिया दिया था जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पे, उन्होंने कहा कौमी मुजरिमैन का एहतसाब होना चाहिए, जजेस के नाम लिए जस्टिस साकिब का, जस्टिस एजाजुल एहसन का, तो क्या वाकई कल वो जलसे में दोबारा ये नाम लेंगे और एहतसाब की बात करेंगे? वो कह रहे थे कि इसमें मट्टी पाव वाला मामला नहीं चलेगा। तो वो तो अपनी बात पर कायम है। मुझे नहीं अंदाजा कि उनकी तकरीर अभी चूंकि दुबई में फाइनलाइज हो रही है कि वो फाइनली क्या बात करेंगे, लेकिन बहरहाल वो अंग्रेजी का एक लफ्ज है कि एक रेकनिंग की जरूर बात करेंगे, कि एक शुमार किया जाए, हिसाब लिया जाए। अब उसकी जो शक्ल है वो क्या होगी? हमारी जमात वाहिद जमात है जिसने एक साबिक फौजी आमर को अदालत के सामने पेश किया, परवेज मुशर्रफ मरहूम साहब को, और फिर हमने उसकी अगले 12 साल हमने उसकी सजा भुगती है 2013 से लेकर अब तक। तो लिहाजा ये जो तरीकेकार है, इसके लिए भी पार्लियामान जरूरी है कि पार्लियामान में डिस्कशन हो और पार्लियामान को इस लेकिन खुरम दस्तगीर साहब, आपको याद होगा ना यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इसी बात पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था, जो आप लोगों का मुतालबा था, उन्होंने कहा ये डूएबल नहीं है। तो आपको भी पता है ये चीजें डूएबल है ही नहीं पाकिस्तान की सियासत में। नहीं, देखिए इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो अदालती रूट है जिसके तहत आपने लोगों को अदालत के सामने पेश करना है, क्या ये हमारी अब इज्तिमाई दानिश का इम्तिहान होगा जो आने वाली पार्लियामान है, कि हम इस मामले में जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है उनसे भी बात करें, तमाम सियासी जमातों से बात करें कि बहरहाल कहीं ना कहीं तो हिसाब लेना है ताकि फिर आने वाले इंसाफ की बुनियाद रखी जाए। तो बयानिए पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पार्टी के अंदर? कुछ दो आरा होती हैं, एक ने कहा कि मियां साहब को हार्ड लाइन ना लें, दूसरों ने कहा जरा छोड़ दें, आप भी इस मामले पे मट्टी पाव वाला मामला इख्तियार करें। तो ये जो बयानिए पे दो आरा हैं पार्टी के अंदर, इस पे आप क्या कहते हैं? जी, आरा कोई नहीं है। मियां नवाज शरीफ के मामले में हम सब मुत्तफिक हैं, और जितना तजर्बा और जितनी ठोकरें और जितनी सजा वो भुगत चुके हैं, 3 दफा वज़ारत इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनसे ज्यादा अब कोई नहीं बेहतर जानता कि हमें आगे कैसे जाना है। हम सब अपनी अपनी राय दे सकते हैं, सख्ती की, नरमी की, दरमियानी रास्ते की, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने जो पिछले 38 साल से सियासत में है,
इसमें से 9 साल उनकी वजारत उस्मा के हैं, 1/4 तकरीबन बनता है। तो लिहाजा उनसे ज्यादा अब कोई नहीं। अब ये सारे मामला जिनकी हम बार बार हर रोज डिस्कशन वो जाहिर बात है टेलीविजन पे करते हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आगे कैसे जाना है, आगे कैसे जाना है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो आपको लग रहा है जो 4 बार उनकी लड़ाई हुई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ऐसा हुआ, ऐसा आपको भी पता है, तो जो 4 बार लड़ाई हुई और चौथी बार जो ये सुलह हो गई, तो वाकई लग रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई। चेयरमैन पीटीआई तो कह रहे हैं ये लंदन प्लान है और ये एक डील के तहत पाकिस्तान आ रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं फिर कहूंगा बड़े अदब से कि चेयरमैन पीटीआई जो कि खुद एक ऐसा सनम है जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथों से तराशा है, जिनके लिए दरवाजे खोले गए, जिनके लिए उनके मुखालफों को डिस्क्वालीफाई करके ताहयात सियासत से नाहल कर दिया गया, जिनके लिए हर किस्म की जो है आसानी पैदा की गई, लेकिन वो इस काबिल नहीं निकले कि मुल्क को चला सके और मुल्क को आगे लेकर जा सकें। अगर वो अपना काम करते तो शायद आज जो हालात ये ना होते। लेकिन ये जो इशू है, ये जरूर है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक टकराव से मुल्क आगे नहीं जा सकता। लिहाजा अगर हिसाब लेना है उनकी मुशावरत से लेना है, जिन लोगों ने माजी में ऐसा किया है, और अदलिया से भी लेना है, लेकिन जो मौजूदा लोग हैं उनकी मुशावरत से लेना है। इसीलिए जब पार्लियामान इंशाल्लाह वजूद में आएगी, उसके सामने ये एक चैलेंज है कि उर्दू में चूंकि मेरे पास उस तरह के अल्फाज नहीं, हाउ टू रेकन विद द पास्ट एंड गो फॉरवर्ड। ट्रू, लेकिन आप सारी बातें चीज़ों को बेहतर समझते हैं। आपने कहा ना कि पार्लियामान आएगी और वो फिर माजी के जो मामलात हैं उनका वो जायजा लेगी, और अल्लाह करे कि ऐसा हो। तो ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, सुलह हो गई, इसके साथ सुलह है, मामलात ठीक है? नहीं जी, सुलह नहीं है, लेकिन 12 इनको साथ लेकर चलना है। और पहली ड्यूटी तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को महंगाई के अजाब से छुटकारा दिलाया जाए, और मुशीयत की जो स्ट्रक्चर है जो इस वक्त अब पाकिस्तान के गरीबों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको दुरुस्त किया जाए। तो पहली तरजीह बड़ी वाजे कल के जो खिताब में होगी वो मुशीयत होगी। दूसरी तरजीह जो है, जो मुझे नहीं पता कि फाइनल टेक्स्ट क्या होता है, लेकिन तालीम पे और इंसाफ पे जो उसका जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर जो जरूर बात होगी कि हम, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इन दोनों चीजों से बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये इश्यूज डिस्कस होंगे। आप कह रहे हैं तालीम और मईशत, इस पे बात होगी। तो ये जो 16 महीने की कारकर्दगी रही, और मियाँ साहब भी खासे नाला रहे, जो जाहिर बात आपकी जमात थी, पीडीएम वाले भी इसमें शामिल थे, तो इस 16 महीने की कारकर्दगी इलेक्शन में आपके सामने आएगी। मियाँ साहब और आपकी जमात इसका बोझ उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमने एक पार्लिमानी तरीके से पिछली हुकूमत को बाहर निकाला, और हमने इन 15 जमातों ने अब ये एक मुश्तरका हुकूमत की। हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन हम ये भी तवक्को करेंगे कि बाकी 14 जमातें भी अपनी जिम्मेदारी उठाएंगी, जो अभी जिम्मेदारी उठाती हुई नजर नहीं आ रही। वो सारी चीज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर थोपना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उन 15 जमातों के साथ मिलकर हकीकतन पाकिस्तान की जो मुशर्रत है, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, उसको बाजियाब किया है, साल्वेज किया है। तो अब साल्वेज के बाद अगर एक फील्ड खुला है तो ज्यादा फोकस, और पाकिस्तान के अवाम से जो मैं जो खुद भी मुझे एजाज है गुजरांवाला का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, लोग 16 महीने से ज्यादा अब ये जानना चाहते हैं कि आगे कैसे जाना है, क्योंकि उनके बच्चों की जिंदगियां हैं, उनका रोजगार है, जो उनकी इशूज हैं सारे, वो तो बहुत लोगों का ये ख्याल है कि जी अवाम सजा देना चाहते हैं, लेकिन अवाम ये भी देखना चाहते हैं कि कौन सी जमात उन्हें आगे लेकर जा सकती है। और जाहिर है हमारा खुर्रम साहब, अवाम ये भी चाहते हैं कि बिल्कुल, लेकिन अवाम ये भी, आप जानते होंगे, बहरहाल इस चीज़ से आगाह होंगे, अवाम ये भी चाहते हैं कि जो उनकी फेवरेट जमातें हैं उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तनकीद हो रही है सिर्फ आपकी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया। पीपल्स पार्टी भी कह रही है, पीटीआई भी ये बात करती है, बाकी सबके कुछ लगता है हाथ पाँव बांध दिए और एक जमात के हाथ पाँव बांध दिए। ये वाला जो मामला है, इस पर आप क्या कहेंगे? पीटीआई को अभी तक, और मीडिया ने भी इसमें खुलकर ये बात कम की है कि 9 मई कितना बड़ा सानिया था। देखिए, हमारे कायदीन को भी जेलों में डाला गया है, हमारे जो लीडरान थे उनको टॉर्चर किया गया है, उनको उनकी अहलिया और उनकी वालदा की मैयतें वो उनको कंधा नहीं दे सके। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आग लगा दो, जाके GHQ को आग लगा दो या जना हाउस को आग लगा दो,
कम जिक्र होता है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा दो, वहां पेशावर में अगर मैं याद करा सकूं आपको कि 150 जानवरों को जला दिया इन्होंने, इन जालिमों ने। तो ये जो इस तरह का जो एक तशद्दुद वाला रवैया है सिर्फ मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए, जो कि सियासी एहतजाज नहीं था, उसको सियासी एहतजाज को जो आईनी एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो नहीं हासिल, तो उन्होंने इसका जवाब देना है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, पीटीआई आज भी एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है जिसके सियासत करने पर कोई पाबंदी नहीं है। जिन लोगों ने पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया उसको उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर पीटीआई लोग इकट्ठे होकर इलेक्शन में आना चाहते हैं तो वो आएंगे इंशाल्लाह। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब आबिद साकी साहब, सीनियर कानूनदान हैं और साबिक वाइस चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, सर आपको भी वेलकम कहते हैं। मोहम्मद मौज़म अमीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको वेलकम कहते हैं तमाम मेहमानों को। सबसे पहले हारून रशीद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो कल ज़मानत मिली है मियां नवाज शरीफ साहब को और बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं इस पे, आप इस पे कुछ बता सकते हैं जो कुछ हुआ, क्या वाकई आईनी कानूनी तरीका ठीक था? देखें, अगर मियां साहब को जो टाइम दिया गया था उसके अंदर मियां साहब को आना चाहिए था, और अगर नहीं आए तो उन्हें कोर्ट से फर्दर परमिशन लेनी चाहिए थी कि मैं नहीं आ सकता, या कोर्ट की परमिशन से आगे प्रोसीड हो जाता। लेकिन अभी चूंकि उन्होंने अपील उनकी पेंडिंग है और कोर्ट में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की है कि मुझे इतना मौका दिया जाए कि मैं पेश हो जाऊं, तो उन्होंने मौका दे दिया है कोर्ट में। 561A के तहत हाईकोर्ट की डिस्क्रिप्शन तो है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये तो सिर्फ सस्पेंशन है उस वारंट की। लेकिन सस्पेंड हुआ है और 24 को ये फिर लगेगा, तो फिर कोर्ट देखेगी कि जब आर्गुमेंट्स होंगे कि आया मियां साहब जो थे वो उन्हें इन टाइम आना चाहिए था, और अगर नहीं आए तो उन्होंने क्या वायलेशन की। सर देखिए, ऐसी अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इसी अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनके तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी जारी जब किए थे और इश्तिहारी जब उनको करार दिया, तो उन्होंने कहा कि बाहर बैठा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के, मैं आपको बता दूं, जिसमें उन्होंने कहा कि बाहर बैठा शख्स इस निज़ाम अदल पर हंसता होगा, कौम से वो खिताब कर रहे हैं, मुल्क वो तशरीफ नहीं ला रहे। और यही जस्टिस साहब हैं जो चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी बहुत इस तरह की बातें की। तो कल उनके सामने जब बेल की दरखास्त आई तो बहुत सारे वकला इस पे बात कर रहे हैं कि ऐसे तो कानून आइन में होता ही नहीं कि किसी मुजरिम को या इश्तिहारी को अदालत पेश होने से पहले ही उसको जमानत दे दी जाए। देखे ना, अगर एक मुल्ज़िम है ही नहीं है, मुल्क में नहीं है, और अगर वो पिटीशन फाइल करता है कि मैं आना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना टाइम दे देंगे मैं कोर्ट के अंदर पेश हो जाऊं, ठीक, आके मैं पहले गिरफ्तार ना हो, तो उन्होंने सस्पेंड करके उन्होंने टाइम दे दिया है कि आके पेश हो। उन्होंने सिर्फ अभी कंफर्म नहीं किया बेल। अच्छा भाई, तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने एक पिटीशन हाईकोर्ट में दायर किया, हाईकोर्ट रिजेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन अगर उन्होंने एक मौका दिया है तो वो सिर्फ सस्पेंशन है 4 दिन की। ठीक, 4 दिन के बाद क्या होता है ये तो फिर कोर्ट में ही बताएगा। आबिद साकी साहब, सर आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो बात हम करते हैं कि क्या वाकई प्रोसिक्यूशन ठीक रही और अदलिया ने कानून आइन को देखकर फैसला किया, और 24 अक्टूबर को दोबारा अब वो फैसला करेंगे कि क्या करना है। आपको क्या लग रहा है 24 अक्टूबर को क्या होगा? क्या वाकई सस्पेंड कर दी जाएगी उनकी सजा, जमानत क्या मजीद एक्सटेंड कर दी जाएगी, मामला कहाँ जाएगा? इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं मुजफ्फर, शहद भी कड़वा दूध भी काला हो सकता है। वाह। असल बात ये है कि देखें, जो कानून है ना, कानून नेचर ऑफ लॉ, उसको समझने की जरूरत है कि कानून हमेशा ताकत की गुलामी में अपना किरदार अदा करता है। सही। पावर जो है वो पावर अपनी मर्जी से आइन की तस्दीक करती है और अपनी मर्जी से आइन की इम्प्लीमेंटेशन करती है। ये लॉ की नेचर है। जब तक उसके ऊपर कोई आपकी यानी मॉरल और लीगल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ना हो, तो फिर ताकत का जोर जो है और ताकत का जो पैराया है वही ऑपरेशनल होता है, वही रूबा अमल आता है, और ये उसी तरह हो रहा है। इस मुल्क में ताकत के ज़ेरे असर कानून बनते हैं और कानून इस्तेमाल किए जाते हैं, और ताकतवर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम
आईनी और कानूनी इदारे मुतहर्रिक हो जाते हैं। किसी आम शहरी के लिए, किसी आम शख्स के लिए कानून की जो बिनाइन साइड है, जो उसकी काइंड साइड है, उसको कभी इन्वोक नहीं किया जाता। ये तबकाती निज़ाम इंसाफ है इस मुल्क में, जिसमें सिर्फ ताकतवर को इंसाफ मिलता है और मजलूम, मकहूर और बेसहारा, बेजुबान मखलूक खुदा को इस निज़ाम के अंदर न कभी इंसाफ मिला है, न कभी इंसाफ मिल सकता है। तो शायद यही आबिद साकी साहब से यही वजह है कि फिर दुनिया में इंसाफ के मामले पर हम 139वें नंबर पे, पाकिस्तान का जो नंबर है अदलो इंसाफ के हवाले से, तो फिर तो लोग सवाल उठाते हैं इस चीज पे। नहीं तो लोग सही सवाल उठाते हैं, लोगों को कभी इंसाफ मिला ही नहीं। तो कल जो कुछ हुआ कोर्ट में आपने भी देखा होगा, बायोमेट्रिक ताकत के जेरे असर एक कानून का फैसला आया है और ऐसे फैसले ताकत के जेरे असर पहले भी आते रहे हैं। हमने माजी में भी देखा है, हाल में भी देखा है और मुस्तकबिल में भी देखेंगे। ताकत के ज़रिए असर फैसले, मौज़म साहब आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी, ये जो ताकत के ज़रिए असर फैसले की बार बार बात करें आबिद साकी साहब, तो कल जो बायोमेट्रिक भी नहीं हुई और मैंने मुख्तलिफ वकला को सुना, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब इतने पंक्चुअल हैं, इतने सख्त हैं बायोमेट्रिक के हवाले से, वो ना हो तो वो किसी सूरत बेल भी नहीं देते। वो कहते हैं हर सूरत में ये जो है ना बायोमेट्रिक होने चाहिए। आपको याद होगा चेयरमैन PTI को भी बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया था, उन्होंने कहा हम शाम तक बैठे उनको बुलाएं। तो ये जो इतना इस पे भी रिलीफ दे दिया गया, इस पे आप क्या कहते हैं? असल में सही तौर पे तो बुरा लग रहा है ये सब, जब अपने ही बनाए हुए प्रेसिडेंट की आप बेखनी करते हैं, मैसेज तो ठीक जाता नहीं, लोग जो है सवालात उठाते और दुरुस्त उठाते हैं। हम ये जो मामला है, ऐलान हुआ था कि 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो हमारा अंदाज़ फहम यही था कि वही सलूक उनसे होना है जो कि अदालत ने उन्हें मुहैया किया है। इसलिए कि अरेंजमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डर की जो है उसमें माजी में भी मिसालें मिलती हैं और अब भी है। तो जो सलूक उनसे किया जा रहा है वो इम्तियाजी है और उन्हें फ़ायदा दिया जा रहा है और इसी की तवक्को की जा रही थी। आपने जो सवाल किया वो दुरुस्त सवाल है कि जब खुद एक मेयार अदालत बनाती है तो उससे इन्हिराफ इस तरीके से करना नहीं चाहिए। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है जी। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि अदालत ने उससे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और जो एक मेयार खुद तयन किया है, उससे फिर वो अगर 1 इंच पीछे हटते हैं तो कोई प्रेशर लगता है आपको क्या? देखिए, जब हम अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कि अदालत इमरान खान के साथ मुख्तलिफ सलूक करेगी, नवाज शरीफ साहब के साथ मुख्तलिफ सलूक करेगी, जब ये अंदाजे लगना शुरू हो जाएं तो फिर गैर जानिबदाराना निज़ाम की आप तवक्को नहीं रख सकते। तो गैर जानिबदाराना निज़ाम के सलूक की तवक्को नहीं है। अदालत ने जो किया, हम इनसे यही तवक्को रख रहे थे, हालांकि हमें ये तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए। हम तो इंसाफ के लिए अदालत ही को देखते हैं ना। इंसाफ के लिए अदालत के अलावा पाकिस्तान के सिटीजन्स के पास और है क्या? इसीलिए तो रूल ऑफ लॉ की पूरी एक जद्दोजहद हम कर रहे हैं, पूरी तहरीक चला रहे हैं और हम इन्हें बता रहे हैं कि देखें, मुल्क को आईन और कानून के बगैर नहीं चलाया जा सकता। जब चलाते हैं तो आपके नजदीक आपके सिटीजन की कोई डिग्निटी नहीं है, आपके लीडर का कोई वकार नहीं है, आपके मुल्क में अफराद का कोई एहतराम नहीं है। तो इस मुल्क जब तक जूरिस्प्रूडेंस एक नहीं होगी और सलूक आईन के मुताबिक नहीं किया जाएगा, कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, तो ऐसी एब्यूज होती रहेंगी। आपने सही कहा, मुनासिब बात कही कि 139वें नंबर पे हम इसीलिए तो हैं और इसीलिए तो हम इस पे तकीद भी कर रहे हैं और जद्दोजहद भी कर रहे हैं कि ये निज़ाम ठीक होना चाहिए। हारून और रशीद साहब, ये आप जो सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं और अब मामला 24 अक्टूबर तक जा पहुंचा है। अभी जो आबिद साकी साहब बात कर रहे थे, ताकत के ज़ेरे असर फैसले, जाहिर बात है आप बार काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, बहुत सारे केसेस आप लड़ते भी हैं, तो आपको लगता है कि हमारी अदालतें क्या ताकत के ज़ेरे असर फैसले कर देती हैं? देखिए, आबिद साकी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यही अदालतें हैं कि जब इमरान खान अगर कोई बेल पिटीशन दायर करता था तो रात 9 बजे तक उसका इंतजार करती थी। आम पब्लिक जो है वो सुबह अदालत बैठने से पहले कोर्ट में होती है और जो भी मुल्ज़म होते हैं वो कोर्ट में होते हैं और जज साहब आते हैं तो
मुलजम बाहर खड़े होते हैं। सही। अगर इस तरह अदालतें जिस तरह पावर के तौर पर काम करेंगी और इंसाफ नहीं करेंगी, जिस तरह 9 बजे तक एक मुलजम का इंतजार किया जाए और उसे फैसिलिटेट किया जाए, तो ये तो हिस्ट्री है पाकिस्तान की और चल रहा है। ये देखना पड़ेगा। अगर आइन और कानून की बातें करते हैं तो सारे मुल्क के लिए तमाम जनरल पब्लिक जो है उसके लिए तो पहले कानून एक जैसा होना चाहिए, उसको ज्यादा राइट देना चाहिए। ये तो पहले ही एक केस मेरा भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था कि अगर मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम उसे जमानत नहीं देते, पहले सरेंडर करे। तो उसने सरेंडर किया तो वो अभी तक पेंडिंग है। तो जब सरेंडर करेगा तो बेल होगी। अब देखते हैं मियां साहब के केस में क्या होता है 24। लेकिन यहाँ तो सरेंडर नहीं किया ना सर, यहाँ तो हारून रशीद साहब मियां साहब ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं तो वापस आ रहा हूँ। देखे ना मेरी बात। जी नहीं वो बाहर है ना, तो उसके लिए वो बाहर आने के, क्योंकि अगर एयरपोर्ट पे आते हैं गिरफ्तार हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है। अब कोर्ट ने 24 को देखना है, सारे मामलात को, बैकग्राउंड को देखना है कि उनकी जमानत किस तरह हुई थी, किसने परमिशन दी थी। हालांकि जमानत तो हाई कोर्ट नहीं दी थी और गवर्नमेंट की कंसेंट शामिल थी। बिल्कुल वो, लेकिन 8 हफ्तों के लिए, 4 हफ्ते की मुल्क से इजाजत दी गई थी और 8 हफ्तों के लिए परमिशन दी थी कि मुल्क से बाहर तशरीफ ले जाएंगे। बिल्कुल सही, यही बात है। अब 24 को ये कोर्ट ये देखेगी, डिसाइड करेगा कि उन एक टाइम दिया गया था और उसमें वो नहीं आए तो अब क्या कर। आबिद साकी साहब, मुझे याद है 12 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब जब 2018 में पाकिस्तान आया, उस जहाज में उनके साथ मौजूद थे, तो जहाज से ही उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। तो इस बार ये सहूलत अदालत की जानिब से उनको दे दी गई है कि आप ठीक है 24 को पेश हो जाएं और उसके बाद उनका मामला देखते हैं। सरेंडर किए बगैर कैसे जमानत मिल सकती है, ये जरा थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे इस मामले को। देखिए ना, उस वक्त की जो सूरत अहवाल थी उसके मुताबिक उन्होंने कानून को इस्तेमाल किया, और अब एक नई सूरत हाल में नए अंदाज से उसी कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इसमें आइन और कानून वाली बात है नहीं कोई। ये कानून की सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी का मसला है कि आप इम्तियाजी तौर पर और अपनी मर्जी से पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाते हैं, पर्सन स्पेसिफिक फैसले करते हैं और उसको आप चलाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल सिस्टम ऑफ जस्टिस इस मुल्क में नहीं है जिसमें ताकतवर और कमजोर को एक आंख से देखा जाता हो या एक तरीके से उनको उनके खिलाफ कानून नाफिज किया जाता हो। तो मेरा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है और बार बार मैं यही अर्ज करता हूँ कि जब तक तबकाती मुआशरे होते हैं, तबकाती मुआशरों में कानून और इंसाफ का निजाम भी तबकाती होता है। वो बालादस्त तबकात के लिए और होता है और ज़ेरदस्त तबकात के लिए और होता है। तो जब तक आप समाज को और समाज की बुनियादों को तब्दील करके उसके अंदर उसका सुपर स्ट्रक्चर जस्टिस और इक्विटी की बुनियाद पर नहीं बनाते, तो इसी तरह की डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ताकतवर और कमजोर के खिलाफ इस्तेमाल होता रहता है। ये एक पैटर्न है। इसकी जड़ें जो हैं वो इस तबकाती निजाम के साथ जुड़ी हुई हैं जो जुल्म और इस्तेसाल पर मबनी है। चलें, ये तो आप जो बात कर रहे हैं तबकाती निजाम की, तो आपको ये थी, मैं भट्ट साहब से पूछूंगी, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 7 मिनट में इतनी जल्दी फैसला आ जाएगा? बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, नैब की टीम पहले से मौजूद थी, उन्होंने किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं किया। जजेस ने उनसे पूछा कि आपको एतराज़ तो नहीं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं। वो अंगूठे उनके लगवा रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे हर तरह से। तो ये कोई डील तो नहीं है आपको लग रही क्या? ये मैंने आसमा पहले ही अपनी गुफ्तगू में आपसे अर्ज की कि ये तो पहले से ही ये प्री कंसीव था सब कुछ ही, और दर हकीकत ये भी हमने सोचा हुआ था कि दरखास्त भी ऐसी ही आनी है, उसे एंटरटेन ऐसे ही किया जाएगा, रिलीफ भी उन्हें सही मिलेगा। ये सब कुछ तो इस दरखास्त के दायर करने से पहले ही हमारे अंदाजे थे, जो हमने बयान भी किए और हुआ भी वैसा ही। तो आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सब एहतमाम पहले से मौजूद था, जो कि देखने को मिल गया। देखिए, मेरे दोस्त ने एक शेर अर्ज किया था, तो उसी की मिज़दाक से अर्ज करूं कि अमीर शहर का सिक्का है खोटा, मगर इस शहर में सिक्का बहुत है। तो आप ये देखिए कि रिलीफ मिला है एक ऐसी मुअज़्ज़िज़ शख्सियत को कि जिन्हें 3 मरतबा जिनकी निस्बत से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हुई हैं, बाकायदा जिसमें तौहीन अदालत का केस भी है, लेकिन बहरहाल
सलूक है, सब देख रहे हैं, सब मान रहे हैं और ऐसा ही तो है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सहूलतकारी कौन कर रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं किसी डील का नतीजा है और जमानत भी किसी डील से मिल गई, तो ये कौन सहूलतकारी कर रहा है? देखिए, जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, अब देखिए जो अदालत में रुझानात हम देख रहे हैं, जी जी, देखिए इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनके साथ इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दिया जा रहा और जो बर्ताव किया जा रहा है वो जानिबदाराना बर्ताव लग रहा है। और जानिबदारी कौन कर सकता है? देखिए, यहाँ पे हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ही है ना, ये बायोमेट्रिक कानून फकत इन्हीं का नहीं था, बल्कि इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी एस्टैब्लिश किया था। तो आप देख लें उसकी वायलेशन की इजाजत किसने दी, ऑब्जेक्शन लगी एप्लीकेशन पे, वो रद्द किसने की। सो यकीन जिसकी कलम से ये फैसला निकला है, ये एहतमाम हुज्जत और इंतजाम आला तो उन्हीं का था ना। जी सही। तो ये किसी और के हुक्म पे बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं? कुछ ऐसी खबरें आई कि अता तारड़ साहब के बायोमेट्रिक्स हुए मियां नवाज शरीफ की जगह, ऐसी कोई प्रैक्टिस हो सकती है? ऐसी ना ही प्रैक्टिस है और ऐसा ही ना ही एहतमाम किया जा सकता है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट है जो दी गई है और ये सबको नजर आ रहा है, इसकी हम कोई तावील नहीं निकाल सकते। हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात, अब चीफ जस्टिस साहब का वही एस्टैब्लिश ऑर्डर था, उन्होंने ही अपनी कलम से इसे अंडू कर दिया। तो यही देखने को मिल रहा है और यही हकीकत है। आपको यही हकीकत लग रही है? हारून रशीद साहब, सर आपको क्या लग रहा है 24 अक्टूबर को क्या बाकी चले अजम्पशंस पे अगर हम बात कर रहे हैं, आप भी आइन कानून को जाहिर बात है बेहतर समझते हैं, तो क्या बेल इनकी सस्पेंड हो जाएगी या मजीद ग्रांट कर दी जाएगी, आगे इस बेल को आगे बढ़ा दिया जाएगा? देखिए, एक तो जब उन्होंने मूव की है बेल, तो उनकी ऑर्डर जो वारंट थे वो सस्पेंड हुए हैं। अब कोर्ट ने ये देखना है कि मेरिट पे ये बेल बनती है या नहीं बनती। ठीक, तो वो सस्पेंड भी एडजॉर्न भी हो सकता है, तो और उनको बेल जो है वो ग्रांट भी की जा सकती है और इस ग्राउंड पे की जा सकती है कि उनकी अपील पेंडिंग है और उस पे आर्गुमेंट्स होने चाहिए फाइनली, चाहे उसमें सजा हो या बरी हो, लेकिन उस पे आर्गुमेंट्स अगर साथ ही हो जाएंगे या जल्दी हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में कोर्ट की ये भी कर सकती है कि चलें अब आप आ गए हैं तो अपील सुन लेते हैं। अच्छा, उसी दिन सुन लें और शायद उसी दिन फैसला भी हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है? डेट भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब साकी साहब, अभी जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हारून रशीद साहब से जब बात हुई, वो ये भी फरमा रहे हैं कि अपील भी है उनकी, तो उस पर भी कोई डिसीजन हो सकता है। तो आपको लग रहा है 24 तारीख को या तो अपील लग जाएगी या उस पर फैसला आ जाएगा या इसी जमानत को मजीद आगे कर दिया जाएगा? सवाल यह है कि जब ताकतवर तबकात ने यह तय कर दिया है कि नवाज शरीफ को वापस ला के वजीर आजम बनाना है और ये बात को खुलेआम कह रहे हैं, तो आप इसमें आपके ये छोटे मोटे मामलात को दर्द सर बना के क्यों पेश कर? नहीं सर, हम तो सारी बात है आइन और कानून के, आप लोग पढ़े लिखे हैं, तालिब इल्म है कानून आइन और कानून के बारे में मैंने आपको पहले कहा है कि आइन और कानून जो है वो सिर्फ ताकतवर की गुलामी के लिए और मजलूम को कुचलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये नेचर ऑफ लॉ ये है और ये हम सदियों से देख रहे हैं और उसमें 70 साल पाकिस्तान के भी डालने, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा एक नक्शा आपके ज़हन में आ सकता है। Exactly. तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि इस तबकाती निज़ाम में, इस जुल्म और इस्तेसाल के निज़ाम में ये कानून सिर्फ ताकतवर को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी सिलेक्टिव एप्लीकेशन होती है। ये महरूम तबकात को कुचलने के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी सिलेक्टिव एप्लीकेशन होती है। ये दिखाने की बातें और हैं और कहने करने की बातें और हैं। इस निज़ाम को बुनियादों से उखाड़ कर नए सिरे से एक इंसानी समाज की तश्कील के बगैर यहाँ कानून और इंसाफ का तस्वुर बेमानी है और उसके बारे में गुफ्तगू मैं समझता हूँ एक दीवाने का ख्वाब है। वो अगर आप करते रहेंगे तो हम भी आपके साथ करते रहेंगे। सर, दीवाने का ख्वाब नहीं, लेकिन जाहिर बात है दिन की खबर होती है उस पर तबसरा तज्जिया, तो जाहिर बात है लेकिन लोग भी तो सर सवाल करते हैं ना, लोग हम उसमें शामिल होकर आपकी गुफ्तगू का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन इससे हकायक जो है उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। और वो जो मेरा नुक्ता नजर है कि यहाँ ये तबकाती निज़ाम और तबकाती उसूलों पर चलाया जाने वाला निज़ाम है, तो मैं तो फिर इस बात पे ही खड़ा हूँ ना, बाकी बातें तो मेरे लिए बिल्कुल बेमानी मैटर नहीं करती हैं आप। बिल्कुल चलें, ये आपकी जो आपका ओपिनियन है, बार बार जाहिर बात है आप कह रहे हैं तबकाती निज़ाम जो इसकी तकसीम है उस पर आप वो बार बार बात करें। ये बट साहब, ये जो अभी बात हो रही है सारी, अभी रिसेंटली कुछ आपकी मुलाकात भी हुई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से
तो कोई ऐसी बता सकते हैं खबर या कोई ऐसी बात सामने ला सकते हैं कि कहा जा रहा है कुछ बैकडोर राब्ते हुए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह की बात हो रही है, कोई ऐसी कोशिश काविश आपकी जमात की जानिब से की जा रही है इस वक्त? देखिए, हम मुस्बत डायलॉग जो है उसके कॉज को परसू कर रहे हैं और हमारा फोकस इस बात पे है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, फेयर और फ्री इलेक्शंस हो, सही, जितनी जल्दी हो, और जो अवामी अक्सरियत लेकर आए उसे हुकूमत सौंप दी जाए। मेरे दोस्त ने तबकाती निज़ाम की बात की, अपनी जगह पे वो मुकद्दम बात है, लेकिन हमारे वकला की जिम्मेदारी खास तौर पे बहुत बढ़ गई है, इसलिए कि वो तवाज़ुन हम पैदा कर रहे हैं बाहर, जो कि आप जो खुसूसन सवालात उठा रही हैं, मैं बहुत सराहता हूँ इन सवालात को, इसलिए कि इस वक्त की सबसे बड़ी खूबी आसमा ये है कि अहम तरीन सवालात अब अदालतों में उठाए जा रहे हैं, कतई नजर इसके कि अदालत के फैसले क्या आते बिल्कुल हैं। फैसले क्या दिए और लोग पूछते हैं। आप सही कह रही हैं। अब आप देखिए, आईन में अगर हमने अमेंडमेंट करनी हो ना तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्द वाहिद को भी ये हक दे दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। ऐसे जो फैसले होते हैं, रातों को आप अदालतें लगा के जो फैसले करते हैं, तो पाकिस्तान की अवाम सवालात उठाती है और जिंदा कौमों में ये चिंगारी का मौजूद होना कि वो सवालात उठाएं, यही दर हकीकत किसी कौम के बनने का अमल होता है। और आसमा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप बड़े अहसन तरीके से ये सवालात उठा रही हैं आईनी और कानून के मुताबिक। तो सर, आपने ये नहीं बताया कि आपने मुनसिफाना इलेक्शन की चले, आपने वो बात तो की, कोई बैकडोर राब्तों की बात कर सकते हैं? क्या हुआ, क्या कोई सदर से क्या गुजारिश की आप? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत है और उनसे कहा गया है कि जनाब एक बात याद रखें कि अगर तो जहन में ये है कि आप पीटीआई को सफर मंजरनामे से हटा के कोई इलेक्शन करवाएंगे और वो कौम को ये काबिल कबूल होगा, तो ये तो आप भूल जाएं। ठीक। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी मखासमत में नहीं पड़ना चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में आप इलेक्शंस को यकीनी बनाएं। हमारे जहन में ये बात जरूर मौजूद है कि सदर ममलिकत ने बारहा ये कोशिश की है कि वो इलेक्शंस को मुमकिन बनाएं, लेकिन हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो गैर मुल्की सफारतकारों से मिलना तो पसंद करते हैं, लेकिन जब सदर बुलाते हैं तो उन्हें इनकार कर देते हैं। इतनी तो जुर्रत है उनमें और इतना एहतराम है इस आला तरीन मनसब के लिए। तो ऐसी फिजा में, क्योंकि आईन के तहत ऐसी इस्तिदा सदर ममलिकत ही से की जा सकती थी, वो की। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं एम्फेसिस देता हूं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनको एंगेज कीजिए और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को मुमकिन बनाएं और इवन ग्राउंड दें, ताकि आवाम के मुताबिक। बिल्कुल जाहिर बात है, सबके लिए इक्वल आप ग्राउंड जो बात कर रहे हैं वो होना चाहिए। हारून रशीद साहब, सर ये जो अभी 2 केसेस मंडे को लगने जा रहे हैं, एक तो सिविलियन का जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और 90 दिन की जो इलेक्शन की पिटीशन है आबिद जुबैरी साहब की, इस पे आप क्या कहते हैं? कुछ हौसला अफजा किस्म का फैसला आ सकता है? कि वो तो अब जनवरी की डेट आ गई है, तो मेरे ख्याल से नहीं सर, डेट नहीं आई, जनवरी में कहा है कि एंड तक करा देंगे। जनवरी के एंड का मतलब है कि वो इलेक्शन कमीशन अब डेट दे देगा और शेड्यूल जो देंगे उसमें एक कंप्लीट शेड्यूल आएगा, उसके मुताबिक नॉमिनेशन जमा होगी, एतराजात आएंगे, स्क्रूटनी होगी, तो फाइनल हो जाएगा। जनवरी अगर कहा है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन जनवरी में हो जाएंगे। आपको लग रहा है? और जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो होता है मिलिट्री कोर्ट्स में, इस पे क्या हो सकता है कुछ? क्योंकि बेंच तो सुखड़ता चला गया ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बेंच तो वो निकलते गए लोग और सुखड़ता गया। जी, हमने तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने पहले भी अपनी प्रेस रिलीज भी दी थी और कहा था कि सिविलियंस के केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो और सिविल कोर्ट्स में हो। तो उसमें चूंकि अब वजह ये है कि उन्होंने सिविलियन इंस्टॉलेशन पे जो हमले किए हैं और नुकसान किया है, उसके तहत आर्मी के जो इंस्टॉलेशन नुकसान हुई है, अगर उन केसेस में आर्मी के पास
भी जाहिर इख्तियार है है, तो वो ट्रायल उधर भी हो सकता है, लेकिन जो लोग सिविल कोर्ट में होना चाहिए। चलें, बिल्कुल मैं मजीद इस पे बात करेंगे। आप साकी साहब आखिरी बात हम करेंगे, आपको क्या लग रहा है ये जो दोनों केसेस के हवाले से कोई पेशरफ्त आप देख रहे हैं अभी? क्योंकि जनवरी के वो भी फरमा रहे हैं हारून रशीद साहब के इलेक्शन अनाउंस तो हो गए हैं लेकिन कभी डेट नहीं आई, तो आपको लग रहा है कुछ सुप्रीम कोर्ट बाउंड कर देगी कि एक तो डेट दे दें और दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से क्या हो सकता है? पूरी तौर पर तो ये है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इसके उस आइन के तहत तो फिर अगर वही आपकी बात मान लो मैं कि यहाँ इस मुल्क में आइन है और कानून है और उसके मुताबिक रियासत को चलाया जा रहा है, तो फिर तो ऑटोमेटिकली 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे और उनका इलेक्शन कमीशन को ऐलान करना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ। अब हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करे। दूसरा सवाल है आपका मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का, तो उसमें भी पाकिस्तान बार काउंसिल का, जैसे हारून साहब ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार ने और मुल्क भर की बार एसोसिएशन जो हैं वो इस बात पे अपना मुतालबा पहले से कर चुकी हैं कि आइन के मौजूदा निज़ाम और खाके के तहत किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अब ये पीर के लिए हमारे केसेस वो फिक्स कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मेरा ख्याल है ये मामला अभी सब्जुडिस है और उसमें मैं एक फ्री का वकील हूँ, तो मैं फिर इससे ज्यादा मुनासिब नहीं है कि मैं और कमेंट करूँ। ठीक है, आखिरी बात भट्ट साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो आपके कायद भी कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ जो हो रहा है लंदन डील का नतीजा है और पहले से ग्राउंड सेट कर दिया गया है और दूसरे फरीक के हाथ पैर बांध दिए गए हैं, तो आपको लग रहा है आपको वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा इलेक्शन से पहले? पहले तो ऐसा है कि हम जेल जाने से पहले ही इन तमाम तर इम्कानात को बड़े वाज़े अंदाज से पेश कर दिया था। इमरान खान साहब ने, पार्टी चेयरमैन ने कौम के सामने ये चीज़ें रख दी थी। इसलिए जो हो रहा है ये पहले ही से प्रिडिक्ट कर दिया हुआ था पार्टी चेयरमैन ने। ठीक। सो ये तो अपनी जगह पे मौजूद। एक और प्रिडिक्शन उन्होंने की थी कि ये मेरी पार्टी को जो है बिखेरने की कोशिश करेंगे और बहुत जुल्म रवा रखा जाएगा, लेकिन एक बात ये रहेगी कि अवाम के दिल से इमरान खान को नहीं निकाला जा सकेगा और जीत जो है वो इमरान खान ही की होगी। ये प्रिडिक्शन खुद हमारी पार्टी के चेयरमैन की थी। सो अब ये है कि आईनी जिम्मेदारी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराएं, नहीं कराएंगे तो ये एक तारीखी गलती होगी जिसे आने वाला वक्त जो है वो अच्छे अंदाज से डिफाइन नहीं करेगा। इसलिए जो हो रहा है ना, ये हमारे लिए अचंभे की बात नहीं है। यही सब कुछ तो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, हमें अपने सामने होता हुआ नजर आ रहा था, वरना वो कौन सी बात है जो पार्टी चेयरमैन ने कही और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में नहीं कहा। ममासलत तो इस हद तक मौजूद है। और आखिरी बात में ये करूं कि मोहतरम साकी साहब ने भी अर्ज किया, मोहतरम हारून रशीद ने भी, अरे देखिए मियां साहब जो थे वो जेल से गए थे और वापस कर उन्हें जेल ही में जाना चाहिए था। और फिर जमानत की अगर कोई राह तलाशते तो मुमकिन थी। ये तो इन्होंने एक नई तावील वो की है, इख्तियार की है। इसके ऊपर कहानी नई होगी, प्रोविजन नई इंट्रोड्यूस की जाएगी, उनके लिए राह निकाली जाएगी। तो एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में देशा जर हो तो वो हाथ आता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साकी साहब, हारून रशीद साहब, भट्ट साहब, आपका भी शुक्रिया। इसी नोट के साथ सबका एक ही मुतालबा, इलेक्शन जल्द से जल्द हों, फेयर एंड फ्री हों, लोगों को हक के नुमाइंदगी देना चाहिए कि वो अपने मैंडेट के ज़रिए अपने अवामी जो नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करें। अब देखते हैं कि ऐसा कब होता है। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें तो बहुत सारी बातें, चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। खैर, इस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।